तक। कार्बनिक विकास, ठीक है, आगे बढ़े। कार्बनिक विकास में कहाँ तक क्या लिखे थे? कौन कौन अंग लिखे थे? संजात अंग लिखे थे, समरूप अंग हुआ। अब कार्बनिक विकास के सिद्धांत लिखने लगा, ये तक था ना। हेडिंग क्या है? कार्बनिक विकास के कार्बनिक विकास के सिद्धांत। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत। किसका किसका? लेमार्क वैज्ञानिक था, डार्विन वैज्ञानिक था, दोनों का सिद्धांत पढ़ना। इन्होंने पूरा दुनिया को क्या क्या खोज के इस पूरे चैप्टर में विकास, नाम है विकास, धरती का निर्माण से लेकर अभी तक आसान है क्या? है? जब ये न है आसान, पढ़ते पढ़ते पहुंचा देगा शमशान। चलिए, तो कार्बनिक विकास के सिद्धांत में पहला है, हेडिंग लगा लो, और इम्पोर्टेंट है। दो को सिद्धांत है इसमें मुख्य रूप से, कौन कौन? लेमार्क और डार्विन, दोनों में से कोई एगो परीक्षा में ठीक से कोनो न कोनो तरीके से आ जाए, कोनो न कोनो तरीके से। इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो इस दोनों में से कोई एक, अभी तक तो यही है, तो हमको दोनों पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना है। और पता नहीं लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछे, शॉर्ट पूछ दे, ऑब्जेक्टिव पूछ दे, डिटेल में पढ़िएगा, जवाब आएगा और आएगा ही परीक्षा में। तो पहला हेडिंग कर लीजिए, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद हेडिंग लगा लो। अंग्रेजी में इसी को कहेंगे लेमार्किज्म। लेमार्क उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में खोज किया। अरे सिंपल, इस चैप्टर का नाम है विकास। जो भी वैज्ञानिक आएगा वो इसके को कब करेगा? विकास। तरीका भले ही अलग अलग हो कि किस तरह से उसको वो अपने विचार को रखता है, लेकिन बात किसका होगा? विकास। अभी चुनाव आ रहा है, सब नेता किसके बारे में बात करेगा? विकास। ये रुकने वाला चीज नहीं है। हर 5 साल के बाद एक नेता आएगा और बोलेगा। धरती जब तक खा पी के समाप्त नहीं कर देगा तब तक नेता क्या करते रहेगा? उसमें भी होगा विकास। अब नया धरती का निर्माण होगा। ये धरती खत्म, अब चांद को निकलेंगे, मंगल ग्रह को निकलेंगे, ऐसे ऐसे पूरे ब्रह्मांड को निकल जाएंगे। फिर भी नेताजी क्या बोलेंगे? क्या होगा? चुनाव शुरू हो गया है ना, माहौल आचार संहिता लागू हो चुका है, सब नेताजी अपना अपना किस्मत आजमाने के लिए भिड़ गया है। अब देखो क्या होता है। चलिए आइए लेमार्कवाद में देखते हैं क्या होता है। इन्होंने जो देखा, फिर से बता रहे हैं, चैप्टर का नाम है विकास, और इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसका ध्यान एक ही चीज रखना है कि विकास के बारे में कुछ न कुछ बात बोला जाएगा। अगर ये सोच करके पढ़ोगे तो दिमाग में बातें आएगी। अब लेमार्कवाद, लेमार्क वैज्ञानिक था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है लेमार्कवाद, लेमार्किज्म। डार्विन वैज्ञानिक है, उन्होंने सिद्धांत दिया डार्विनवाद, डार्विनिज्म। ठीक बात। अब क्या बात बोला पहले तो क्लियर हो गया ना, किसके बारे में बोला होगा? विकास के बारे में। पूरा फेमस है विकास सिद्धांत का, सिद्धांत को कहेंगे बात, जैसे ना समझे, जैसे इसका नाम, जैसे
मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था, क्या नाम आया था? मेंडलवाद, मेंडलिज्म बोले ना सर, उसी तरह। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या क्या नाम स्टार बना के लिखना, और आएगा तो एग्जाम ध्यान से पढ़िएगा, लिखिए स्टार बना के। विकास का एकदम पहला पॉइंट ही VVI कर दो। हाँ, विकास का सर्वप्रथम कार्बनिक विकास सिद्धांत, कार्बनिक विकास सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। दोहराते हैं, मिला लो। विकास का सर्वप्रथम, ठीक है ना, कार्बनिक विकास का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। ये बात याद रखिएगा। ये जो हेडिंग लगाए हैं ना, कार्बनिक विकास के सिद्धांत, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने कार्बनिक विकास का सिद्धांत दिया? लेमार्क। बाद में डार्विन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बढ़िया से किताब है अंग्रेजी में, नाम लिखिए इनवर्टिब्रेट एवं एनिलिडा, किताब का नाम है, वर्ग का नाम है, एवं एनिलिडा, शब्द लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने दिया था। अभी देखो, लेमार्कवाद नहीं चल रहा है, खाली अभी पॉइंट लिखा है। लेमार्कवाद बाद में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रेवीरेनस एवं लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया था, याद रखना। बायोलॉजी शब्द दिया था। तो ट्रेवीरेनस और लेमार्क ने कौन सा शब्द दिया था? बायोलॉजी। ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। दूसरा, इनवर्टिब्रेट और एनिलिडा शब्द किसने दिया था? आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ना लेमार्कवाद क्या है इसके बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कीजिए और लिखिए, विकास का प्रथम सिद्धांत, विकास का प्रथम सिद्धांत फ्रांस के, फास्ट लिखना जरा, फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक, फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक लेमार्क, फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 बहुत लोग 18 कैसे बोलते हैं ना, 18 कैसे बोलते हैं? 18, चलो ठीक है, 18 हाँ 1801 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अभी 10वां वाला बच्चा सब पूछता है और इतिहास का डेट पूछता है, ऑब्जेक्टिव करता है सब लोग, तो कैसे बोलेगा? सब लोग, सब आदत लड़की लोग का खास 1959 में 1862 में, या तो पूरे अंग्रेजी में बोलो ये, हाँ सब एक ने सब का आदतों से नहीं जो आएगा ना। अगला सवाल है 1967 में, 1967 नहीं कैसे बहुत लोग एक होकर है ना आदत कि वो लड़की बोल रही है तो ठीक है सब
टोटली एक है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप भी 18 बोलिए। 1801 में प्रस्तुत किया था। उसी में लिखिएगा, इन्होंने अपनी पुस्तक, और इन्वर्टेड को हम पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिलोसफिक जूलॉजिक इन्वर्टेड को अपन में अपना सिद्धांत दिया था, फिलोसफिक जूलॉजिक में अपना सिद्धांत दिया था। ऐसा भी हो सकता है, राइटर का नाम पूछ ले भाई कि फिलोसफिक जूलॉजिक के लेखक कौन है, तो लेमार्क है। अभी तो बोलिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलिए, इसी में लिखिए, इनके सिद्धांत को, हाँ VDI लाइन है, इनके सिद्धांत को लेमार्कवाद, इन्वर्टेड कॉमा में, लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। लेमार्क ने जो भी रिसर्च किया हो विकास के संदर्भ में, तो उन्होंने अपना रिसर्च को किसमें लिखा है, किताब लिखा, नाम क्या है, फिलोसफिक जूलॉजिक। इसमें अपना विचार रखा, तो इसके विचार यानी इसके सिद्धांत को दोनों किया, एक तो लेमार्कवाद है, दूसरा क्या बोला, उपार्जित लक्षणों का। लेमार्कवाद तो समझ में आता है भाई, लेमार्क ने जो बोला लेमार्कवाद, डार्विन ने बोलेगा डार्विनवाद, विकास ने बोलेगा विकासवाद, घनश्याम बोलेगा घनश्यामवाद। अब जब दोनों बोलेगा तो बड़का विवाद नहीं। लेकिन उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत क्यों बोला, तो लेमार्क ने, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव बनेगा इस लाइन से, उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत किन्होंने दिया, लेमार्क ने दिया। ये उपार्जित लक्षण क्या है, उपार्जित मन बुझो क्या बोले, हम तो हंसा, भगवान हमको सुंदर मुझे लगी, हम हंसबो, कहते दिनेश नहीं हंसल भाई झूठे। उपार्जित मतलब 8वां चैप्टर में लिखे होंगे आप लोग, उपार्जित रोग, बस जय श्री हरि आनंदगंज भगवान की जय। उपार्जित रोग मतलब दो तरह का रोग होता है ना, एक जन्मजात और एक होता है उपार्जित। जन्मजात मतलब वह रोग जो जन्म से ही आपके पास, और उपार्जित मतलब जो जन्म के बाद हो। उपार्जित, उपार्जन, आप जो काम करते हैं और जो पाते हैं बदले में, वो क्या है आपका उपार्जन। मान लो मजदूरी कर रहे और मजदूरी के बदले में हमें पैसा मिला, तो वो पैसा मेरे लिए क्या है, एक तरह का उपार्जन। तो बाद में जो हमारे कर्म से, सुनना ध्यान से, हमारे काम से, हमारे लक्षण से जो हमें प्राप्त हो, वो क्या है, उपार्जन। नहीं तो इसमें क्या बोला लेमार्क, क्या बोला था, बोला था कि देखिए, एक एग्जांपल दिया था जिराफ का। जिराफ देखे हो, जिराफ देख ली बनी, गर्दन कैसन बा, एक होता है ऊंट, एक होता है जिराफ। ऊंट नहीं जिराफ। ऊंट जो होता है, ऊंट ऊंची ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंची पीठ ऊंची ऊंट की है। ऊंट जो होता है ना, वो होता तो ठीक ठाक, उसने भाई भतीजा के तरह लगता है देखने में, है भाई भतीजा के तरह ही लगेगा, पर ये ऐसे करके चल जाता है।
लेकिन जिराफ का जो होता है वो आए क्या आए क्या ये जिराफ जिराफ में जो होता है ये गर्दन लंबा तो होता है पर ये पीठ अलग अलग होता है देखने में, धारीदार होता है डिजाइन। ये अपने राजस्थान में मिल जाता है लेकिन जिराफ अपने यहाँ नहीं मिलता है, ये तो अफ्रीका साइड में मिलता है। तो सुनिए ध्यान से, बोलिस क्या के लेमार के बाबू की बोल के पता देखो, जहाँ तक हम जान लिए ये धनकरी का कि पहले जिराफ का गर्दन लंबा नहीं होता। हुआ क्या, अफ्रीका असम में जंगली एरिया, वहाँ लंबे लंबे वृक्ष, अब जिराफ को पत्ता खाना है तो घास तो है नहीं जो खाएगा, कहाँ खाएगा पत्ता, तो गर्दन क्या करना पड़ेगा लंबा, ऐसे घींच घींच। कभी कभी देखते हो बकरी सब पेड़ पे चढ़ के ऊपर, बकरी सब नहीं, तो जिराफ हमेशा बेचारा गर्दन खींच खींच करके पत्ता तोड़ रहा है, खींच खींच के पत्ता खा रहा है, खींच खींच के खा रहा है। एक समय ऐसा हुआ कि नई संतति में लंबा गर्दन वाला बच्चा पैदा हो गया, पहले छोटा था बकरी का गर्दन, अब वह खानदान मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में वही काम कर रहा है। उसको पत्ता यानी भोजन लेने के लिए गर्दन को खींचना पड़ रहा है। भगवान को भी दया आया होगा, तेरा गर्दन ही लंबा करेगा। अगली पीढ़ी में, कुछ पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में लंबा गर्दन वाला बच्चा पैदा हो। तो वो लंबा गर्दन कहाँ से आया, लेमार्क बोलते हैं, हम नहीं बोलते। लेमार्क कहता है वो लंबा गर्दन आया, उसका उपार्जित लक्षण है, उसका पूर्वज वही काम कर रहा था। तो गर्दन लंबा हो गई थी, गज के पत्ता खाएंगे, करते 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 नया पीढ़ी में गर्दन लंबा वाला ही बच्चा पैदा आ गया। तो वो जो लंबा हुआ गर्दन वो क्या है, कौन सा लक्षण हुआ, उपार्जित न हुआ, जन्म से ही तो नहीं था, धीरे 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 उसमें वैसा लक्षण विकसित हो गया। इसलिए उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया इस तरह का, उसको बोला गया उपार्जित लक्षण। अब वंशागति मतलब अब वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी लंबा गर्दन वाला बच्चा पैदा होने लगा, वंशागति का सिद्धांत बोला। तो लेमार्क के सिद्धांत को क्या बोला गया, उपार्जित लक्षण की वंशागति का खत्म हो गया क्या, नहीं। अब क्या क्या इसके बारे में बात किया, उस सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलिए, हेडिंग लगाइए सिद्धांत, हेडिंग लगा लेना है, किसका सिद्धांत, लेमार्क का। सिद्धांत लिख के डैश लगाइए और सिद्धांत में पहला लिखिएगा नंबर 1 आंतरिक जीवन प्रद। आंतरिक जीवन प्रद जैव बल, ऑब्लिक लगा, अब इस यह क्या चीज है, डैश लगा के लिखो, समझ। जैव बल, अलग से प्रश्न भी बन सकता है कि जैव बल क्या है, ध्यान देना, जैव की क्या है ये भी बन सकता है। जीवों के आंतरिक बल में, जीवों के लिखिए आंतरिक बल में जीवों के आकार को, जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रकृति होती है। जिसे जैव बल कहा जाता है, जिसे जैव बल कहा जाता है। ये हम नहीं कर रहे, कौन बोल रहा है, लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला, ये बोला, लेमार्क ने बोला जीवों के अंदर में यह शक्ति है तो अपने आप को चेंज कर सकते। जैसे जिराफ वाला एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, एग्जाम्पल
जीव उसके अंदर शक्ति था ना, गर्दन खींच के अगला पीढ़ी में लंबा गर्दन, यानी वो कहाँ से पैदा हुआ, उसका लक्षण उसके अंदर की शक्ति से। इसके शक्ति को, इस बल को क्या बोला गया, जैव, जीवों के अंदर के बल को जैव। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल उदाहरण भाई जिराफ। जिराफ की गर्दन का लंबाई, जिराफ के गर्दन का लंबाई बोला क्या, वातावरण ही उसको ऐसा इन्वायरमेंट था कि उसको बेचारे को गर्दन क्या करना पड़ रहा था, लंबा लंबा करते 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 गर्दन लंबा हो गया अगली पीढ़ी में। अब इसका अपवाद भी है, ध्यान देना, जितना भी पढ़ेंगे ना, इसने ये नहीं कि 100% है, अपवाद मतलब विरोध। लेमार्क बोल रहा है कि जो आप कीजिएगा उसके अनुसार से हो जाएगी। अब इसका एक विरोध में, अपवाद में एक एग्जाम्पल आ गया, नीचे लिखो अपवाद, अपवाद लिख के डैश लगाइए, क्या आया, अपवाद लिख के डैश लगाइए और लिखिए एंजियोस्पर्म पहले, एंजियोस्पर्म पहले बड़े वृक्ष आए, पहले बड़े वृक्ष आए और धीरे धीरे छोटे होते गए, उल्टे हो गए। पहले बड़े वृक्ष आए और धीरे धीरे छोटे होते गए, यानी इसमें उल्टा बात हो गया। लेमार्क का ये डायलॉग फिट नहीं बैठा, तो यह अपवाद हो गया। दूसरा सिद्धांत में आएगा, हाँ मतलब लिखिए दूसरा, वातावरण का प्रभाव। और नई अपेक्षा, वातावरण का प्रभाव और नई अपेक्षा। देखते हैं क्या डायलॉग मारा इसमें, डैश डैश लगा के लिखिए, वातावरण का प्रभाव वातावरण का प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है, सभी जीवों पर पड़ता है। जीवों की लगातार नई जरूरतों के अनुसार, नई जरूरतों के अनुसार नए अंग तथा शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है, शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है। मतलब बोला भाई, शरीर पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और जैसा वातावरण रहेगा उसके हिसाब से आपके शरीर में परिवर्तन होगा। या तो नया अंग विकसित हो जाएगा, या जो अंग काम नहीं कर रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कौन बोला? ये हमने बोल रहे हैं, लेमार्क बोल रहे। क्लियर हो रहा बात? आगे लिखिए इसी में बात। पहले तो वही कर लो, जिराफ वाला जैसे एग्जाम्पल लिखे थे ना, उसमें इसमें भी लिख लो उदाहरण, लिख लो उदाहरण। अब बात सब बात, उदाहरण लिखिए, जलीय पक्षी बतख, उदाहरण जलीय, जल वाला पक्षी,
बात को मैं बोलना तुमको स्पेशल बताएं, ठीक? चलो कोई नहीं सुना जोर जोर से? कोई नहीं सुना? हम उसको जलीय पक्षी के बारे में बताए हैं, उसको हम बताएं कि पानी में रहने वाले पक्षी को जलीय पक्षी बोलते हैं। कोई नहीं सुना? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बत्तख के पैर के बारे में। बत्तख का पैर कैसा होता है? जालीदार, तैरने लायक होता है। लिखिए, जलीय पक्षी बत्तख का पैर का विकास। जलीय पक्षी बत्तख का पैर का विकास। पैर कैसा है उसका देखते हैं, जालीदार होता है ना? नहीं, बत्तख का पैर दे पंजा यहाँ जाली जाली रहता है ना, देखने में जाली जाली लगता है। पंजाब का सब चिपका रहता है ना, इसमें झिल्ली झिल्ली बना रहता है ताकि तैरने में क्या हो, आसानी हो। ध्यान से नहीं देखा? देखिएगा, यहाँ बहुत सारे जीव का, जैसे आप पक्षी का कोई पैर लेते हैं कौवा सबका, तो वो इस तरह से अलग रहेगा, लेकिन इसका यहाँ गैप है ना, यहाँ गैप नहीं रहता, इसमें जाली बना, मतलब झिल्ली बना रहता है ताकि पानी। बोला क्या, जो जलीय पक्षी बत्तख है ना, पहले पैर उसका आसान नहीं था, क्योंकि पानी में रहने में उसको तैरने में दिक्कत होने लगा, तो धीरे धीरे पैर विकसित हो गया, कैसा बन गया, तैरने लायक हो गया। तो वो बोला वातावरण के हिसाब से उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा और नई उम्मीदें आई, नई अपेक्षा जब। क्लियर बाबा? अपवाद, इसमें भी अपवाद है। लिखिए, अब देखना, बोलना नहीं किसी को, सुनने के बाद बता। बोला कि देखो वातावरण के हिसाब से शरीर में परिवर्तन होता है। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? वातावरण। क्या बोल रहे? वातावरण के हिसाब से। हाँ देखो, किसके साथ? वातावरण के हिसाब से। ऐसे वातावरण बोलेंगे कि वातावरण बोल देंगे? वातावरण के हिसाब से शरीर में बोल रहा है कौन? लेमार्क जी, कि भैया विकास हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। बत्तख पानी में रहते रहते बत्तख का पैर पानी में चलने लायक हो गया। अपवाद में बोला कि अगर मनुष्य के बच्चा को चिड़िया के साथ रख दें, किसके साथ? हाँ, चिड़िया के साथ रख दें, तब तो पंख निकल जाएगा। संभव है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अपवाद हुआ। क्लियर हो रहा है बात? लिखो अपवाद में, ये लिखना है। लिखिए, मनुष्य को यदि पक्षियों के बीच रखें, मनुष्य को यदि पक्षियों के बीच रखें तो उनमें पंख नहीं निकलेंगे, पंख नहीं निकलेंगे। तीसरा में आइए, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। चलिए, अंगों का उपयोग और मतलब क्या? वह अंग जो आप हमेशा यूज करते हैं विकसित रहेगा, और जो अंग आप इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही बोल रहा है, इसमें लिख लो 2 लाइन। किसी अंग का विकास उसके कार्य करने की क्षमता उसके उपयोग तथा
अनुपयोग पर निर्भर करती है। अनुपयोग पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, जैसे जैसे सांपों में पैर का नहीं होना। सांप को टांग होता है ना, तो लेमार्क बोला क्या सांप को होता होगा पैर, इस्तेमाल नहीं किया, वो ससर ससर के चलता था। बोला भगवान की गोड़े कम ने छो हटा ससर जिंदगी में, समझ रहे? हाँ, इनके अनुसार से वही ना, थोड़े हम बोल रहे हैं, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन लेमार्क ने तो यही कहा कि अंग का इस्तेमाल जो नहीं करोगे वो क्या कर देगा, वही बात, सांपों का में पैर का नहीं होना। अब इसका भी अपवाद लिखिए, लिखिए अपवाद। हमको बात पहले बताओ तुम लोग, क्या बोला ये लेमार्क, क्या बोला कि जिस अंग का आप इस्तेमाल कीजिएगा वो अंग विकसित होगा, और जो अंग का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वो खत्म हो जाए। यही ना बात है, अंगों का उपयोग। और हम हाथ पैर का इस्तेमाल करें तो अधिक विकसित होगा, और यदि जो अंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म। जैसे छठ पर्व का बर्तन और अभी रोज का बर्तन, दोनों में ज्यादा चमकता कौन है? नहीं, अभी जो रोज तुम रगड़ते हो, रोज साफ करते हो, नहीं अभी मान लो डेली कोई कांसा के बोतल या गिलास का पानी पी रहा है तो रोज साफ हो रहा है, और कांसा का छठ पर्व का बर्तन अभी रखा हुआ सुरक्षित, वो अब उतरेगा है 10 दिन 15 दिन के बाद, उसमें नींबू और राख छौरा और फलना नहीं होगा, तब चमकेगा। लेकिन लोग जो बर्तन तुम रोज इस्तेमाल करते हो वो रोज चमकता है, क्यों रोज धोते हैं। तो जो अंग ज्यादा इस्तेमाल होगा वो विकसित होगा, और जो अंग इस्तेमाल नहीं होगा वो धीरे धीरे, कौन बोला? लेमार्क। अब जरा सोच के बताओ, तो सांप का एग्जांपल दिया कि सांप को टांगने होता होगा, बोलता है ससर ससर के चल रहा है, अंग गायब हो गया, जो एग्जांपल। लेकिन अपवाद में हम लोग रोज आंख का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? आजकल तो कुछ ज्यादा करते हैं, मोबाइल ढेर आंख का इस्तेमाल करने सिखा दिया। जरा सोच के बताओ कि आंख का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो और आंख चकाचक होना चाहिए, उल्टे हो रहा है। इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, बात अपवाद में जा रहा है। आंख का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आंख मेरा अच्छा हो, हम जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी आंख पे चश्मो चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो डायलॉग दे रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ समझ में आया आपको बात का मतलब? लिख लीजिए आप बाद में, लिखिए। कोई आदमी जो लगातार आंख का उपयोग कर रहा है, कोई आदमी जो लगातार आंख का उपयोग कर रहा है, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा है। लिख दो, अपवाद यही है, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा है। चौथा और VBI और अंतिम, चौथा सिद्धांत, उनकी आंखों पर चश्मा लगा है। लिख लिए, 4 नंबर लिखिए। उपार्जित लक्षणों की वंशागति और ये इंपॉर्टेंट है, अलग से सवाल भी आ सकता है। देखिए, अगर किसी जीव में ठीक है आंतरिक जीवनप्रद, ये आंतरिक जीवनप्रद जो 1 नंबर में लिखो, आंतरिक जीवनप्रद
आंतरिक जीवनप्रद बल भी लिख देना, आंतरिक जीवनप्रद बल कॉमा ये वातावरण का प्रभाव, कॉमा अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये तीनों नाम आ रहा है। अंगों का, तीसरा अंगों का उपयोग और अनुपयोग होता है जिसके कारण शरीर में परिवर्तन होता है। तो ये लक्षण वंशागति को, ये लक्षण वंशागति को दर्शाते हैं। यानी अगर ये तीनों बात अगर हो रहा है आपके शरीर में, तो यह क्या हो जाएगा, एक नया लक्षण पैदा करेगा और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। ऐसे लक्षण को क्या बोलते हैं, और उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, क्या बोलेंगे, उपार्जित लक्षण की। यहाँ तक खत्म हो गया क्या आपका लेमार्कवाद। लेमार्कवाद प्रश्न अगर आएगा कि लेमार्कवाद की व्याख्या करें लॉन्ग क्वेश्चन में, ज्यादा बड़ा है इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और यदि छोटा प्रश्न आएगा उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया, तो लेमार्कवाद छोटा ऑब्जेक्टिव। या फिर प्रश्न आ जाएगा शॉर्ट में उपार्जित लक्षण की वंशागति से आप क्या समझते हैं, अभी तो लिखिए 4 लाइन, समझ रहे बात। जितना नंबर जैसनो देवता उसने चढ़ुआ, जितना नंबर का प्रश्न है पहले देखना, प्रश्न तो रहेगा लंबा तगड़ा, मान लो अब बगल में दे रहा है 2 नंबर देंगे, तो प्रश्न तो पूछ लो 3 बीघा का, नंबर कितना देने वाले 2, 3 लाइन 2 लाइन से बेसी जाए 4 लाइन मैक्सिमम। ये नहीं कि वहां पर विद्वान बनना 2 नंबर के चक्कर में पूरा लंबा लिख के चलना, समय निकल जाएगा, ऐसा एकदम नहीं कीजिएगा, समझ ना रहा है। जैसा नंबर का प्रश्न आएगा उतना ही जवाब। अब आइए, ये तो लेमार्क का सिद्धांत हुआ, अब हेडिंग लगा लो, लेमार्क क्या बोलते हैं उसको, लेमार्कवाद की आलोचना। आलोचना मतलब क्या होता है, आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, कैसे, हमने प्रयोग किया। आलोचना का मतलब विरोध करना एक तरह का। हेडिंग लगा लो, लेमार्कवाद की आलोचना। नीचे लिखना लेमार्कवाद के, लिखिए मुख्य आलोचक, इंपॉर्टेंट लाइन है, लेमार्कवाद के मुख्य आलोचक बीजमान, वैज्ञानिक का नाम है, पहलवान का भतीजा, बीजमान एवं लोएब। ऐसे हालांकि नहीं बोलना चाहिए, ये सब बड़े महान वैज्ञानिक थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लिखिए फिर भी, बीजमान एवं लोएब थे। इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत की, इन्होंने देखो लिखो, लेमार्क के सिद्धांत की
आलोचना निम्नलिखित उदाहरण से किया। उदाहरण देकर के किया था, ऐसे थोड़े ना, प्रैक्टिकल करेगा तब ना पता चलेगा गड़बड़ कहाँ है। तो डैश लगाइए और पहला नंबर लिखिएगा, बीजमान ने देखिए, बीजमान ने उत्परिवर्तन का प्रयोग, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का प्रयोग सफेद चूहों पर किया। बीजमान ने उत्परिवर्तन का प्रयोग सफेद चूहों पर किया। इन्होंने सफेद चूहे का पूंछ, इन्होंने सफेद चूहे का पूंछ काटकर, पूंछ काटकर उसमें प्रजनन कराया। कई पीढ़ियों तक यह प्रयोग करने के बाद भी, कई पीढ़ियों तक यह प्रयोग करने के बाद भी इसमें उत्पन्न किसी भी शिशु में पूंछ कटा हुआ नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। देखिए, समझिए बात क्या था। लिख लिया सब लोग, ऐसे ऐसे कर लो, हो गया। सुनिए, उपार्जित लक्षण के बारे में क्या बोला लेमा? जिराफ गर्दन धीरे धीरे खींचते रहा, अचानक से नई पीढ़ी में लंबा गर्दन वाला जिराफ। उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक से होने वाला परिवर्तन। ऐसा थोड़े है 1-1 इंच करके लंबा गर्दन करके बच्चा अचानक से लंबा बच्चा पैदा हो गया गर्दन में। तो म्यूटेशन काम किया वहां पे। अच्छा, मतलब हम जो कर रहे हैं उसके आधार पे अचानक से परिवर्तन हो गया। बहुत बढ़िया। बीजमान साहब, लोहे साहब आए, बोला ठीक है देखते हैं करके। सफेद चूहा पकड़ा, क्या काट दिया? पूंछ काट दिया। और उसके बाद उस चूहे से नई संतति को नॉर्मल तरीके से जनन प्रक्रिया के द्वारा नया जनन करवाया। नया जो शिशु हुआ उसमें क्या मिला? पूंछ। उसको भी फिर वो शिशु जो बड़ा हुआ उसका भी प्रजनन करवाया, और उसके बाद जो नया शिशु हुआ उसका भी पूंछ। उसके बाद जो वो बड़ा हुआ फिर उसमें जो नया शिशु आया उसी से, मतलब जो नया शिशु आ रहा है सबका वो क्या कर रहा था? वही देखा कई पीढ़ी तक। वो देखा कि अचानक ऐसा हो जाए कि कुछ कटा हुआ चूहा ही पैदा हो जाए। नहीं,
गर्दन खींच रहे हो, अचानक से लंबा गर्दन का जिराफ आ गया, तो हम भी पूछ काट रहे हैं, अचानक से नया पूछ कटा शिशु आ जाए, तब ना हम बोलेंगे कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते नहीं हुआ। ये बेचारा परेशान हो गया, पूछ काटते काटते भंडार लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जनरेशन में बिना पूछ वाला बच्चा पैदा हो, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला बीजमान में, आप जो बोल रहे हैं वो 100% बात सही, विरोध किया, आलोचना। अब आया लेमार्क के सिद्धांत का जो विरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे? एक हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल, छोटा ही है, किधर सवाल है? ऐसा कुछ 2 नंबर देखे, हाँ ये पहला था, 1 नंबर लिखे थे ना, हाँ अब लिखो 2 नंबर। लिखो चीन में, चीन 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 चीन, हाँ चीन में स्त्रियों के छोटे पैर, चीन में स्त्रियों के छोटे पैर सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, इसके लिए उन्हें इसके लिए उन्हें लोहे के जूते, लिखो लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के, कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के बाद भी उनके पैर सामान्य आकार के ही होते हैं, सामान्य आकार के ही होते हैं। आया समझ? नहीं आया? क्या मतलब हुआ कहने का? लिख लिए सब ना? बोला क्या कि चीन का मतलब क्या? टाउन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सब जगह तो आदिवासी होता है ना, आदिवासी समझ लो ना, जो कि प्राचीन लोग रहते हैं। तो चीन में भी यह परंपरा माना गया है कि छोटा छोटा जूता पैर अगर रहता है ना लड़की का, तो वो सुंदर होता है, उसके लिए उसको कौन सा जूता पहना दिया? अब जरा सोचो, कई पीढ़ियों से लोहा का जूता है, अब लोहा का जूता न बड़ा होगा न छोटा, वही साइज, कई पीढ़ियों तक ये परंपरा चल रहा है। तो ऐसा हो जाना चाहिए कि अब छोटा पैर वाला ही बच्चा पैदा हो, बड़ा होने के बाद भी आपका पैर इतनी एगो रहे, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी जैसा नॉर्मल शिशु जन्म लेता है, जैसा पैर होता है वैसा ही जन्म लेता है, अर्थात उपार्जित लक्षण वाला कोई वहाँ पर बात नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल किस में आ गया? लेमार्कवाद की। कोई दिक्कत? अगर आ जाएगा प्रश्न कि लेमार्कवाद की आलोचना का वर्णन करें, बस इतना वो बात लिखिएगा, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल लिखना है। कोई दिक्कत? ये सब दिमाग में रख के लिखना है, एकदम बात फिट बैठ जाएगा। कुछ कटाव काटने वाला थोड़ा नाम खाली याद रखना, चीन लोहा। आइए हेडिंग लगाइए, जानते हैं वो बात पहले बता देते हैं तब हेडिंग लगाना, ऐसे मजा नहीं आएगा। लेमार्क आए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, चल दिए। कुछ लोग उनके सिद्धांतों का विरोध भी किए, आलोचना में आए। फिर नया विद्यार्थी आया और लेमार्क के सिद्धांत को सपोर्ट किया, और तब उसका नाम क्या आया? नव लेमार्कवाद। क्या नाम आया? हेडिंग लगा दो, नव लेमार्कवाद, न्यू लेमार्किज्म। न्यू लेमार्किज्म